हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग सुपर एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन यूपीपीसीएल जेईई के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। ये आपका जो भी रिसेंट नोटिफिकेशन आया यूपीपीसीएल जेईई के लिए, उसके लिए हमने स्पेसिफिकली ये सेशन की शुरुआत की है सुपर एमसीक्यू सीरीज की, सो दैट आपके एग्जामिनेशन तक काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों भी डिस्कस किए, काफ़ी अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिला है। आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ दोज गाइस जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस सेशन को शेयर किया। स्पेसिफिकली हमारा फर्स्ट सेशन जो कि हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल के ऊपर लिया था, दोनों भी हमारे फर्स्ट और सेकंड सेशन जो है हमारे बेसिक इलेक्ट्रिकल के ऊपर है। अगर आपने वो नहीं देखे होंगे तो यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखी है, सिंपली उस पर आप क्लिक करके सारे जो इंपॉर्टेंट सेशन है सुपर एमसीक्यू सीरीज के आप जाके देख सकते हैं, एक ही प्लेलिस्ट में आपके कवर हो जाएंगे। आज के सेशन में हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और उसके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, बट उसके पहले जो प्रीवियस सेशन में मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था उसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे जो आईसी, आईएसओ, एएनएसआई एंड बीआईएस, इसमें से इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, तो वो है हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था, और इसका करेक्ट आंसर दिया है हमें, उनका नाम है मन की बात, मंदार इससरे, सद्दाम हुसैन खान, यात्री इंजीनियर, कलाई सेल्वन एम, प्रीति भट्ट, श्रद्धा सर्वदे, रूपाली आनंद, दीपक सेन एंड मनोज बगुल। ठीक है, तो शॉर्ट आउट टू यू गाइस, यू आर द टॉप 10 स्टूडेंट जिन्होंने इसका करेक्ट आंसर दिया। आई हैव रिसीव्ड मोर देन 60+ कमेंट, बट ड्यू टू टाइम कंस्टेंट हम लोग सारे स्टूडेंट्स के नाम नहीं ले पाएंगे, बट आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ दोज पीपल जिन्होंने इसका करेक्ट आंसर सबसे पहले हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट किया। यू हैव टू बी वेरी क्विक वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन इन आवर कमेंट बॉक्स। ठीक है, आई चूज टॉप 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं चाहता तो सारे स्टूडेंट्स का नाम ले पाता, बट लेकिन ड्यू टू टाइम कंस्टेंट वो नहीं पॉसिबल हो पाएगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस एज वेल। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस सेशन को। बट मैं आपको बता दूं, एक एग्जामिनेशन पैटर्न जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, एक यूपीपीसीएल का एक जो अभी रिसेंट एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें कैसा है, ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चंस होने वाले आपके 200 क्वेश्चन 200 मार्क के लिए, इलेक्ट्रिकल 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के लिए, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, रीजनिंग 20 मार्क्स के लिए, और हिंदी 10 क्वेश्चन 10 मार्क के लिए। इस तरीके से आपका ये पैटर्न रहने वाला है यूपीपीसीएल का। इसके लिए कंपोजिट टाइम आपको मिलने वाला है 3 आवर्स का टोटल के लिए। मैं बता दूँ, जनरल अवेयरनेस का एक सेशन हमारा हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, जो 20 क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग के हम लोग सेशन रहने वाले हैं। रीजनिंग का भी आपका जल्दी अपलोड हो जाएगा। जनरल अवेयरनेस का एक फर्स्ट सेशन हो चुका है, वो भी आप आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हो, या फिर आज इस सेशन के बाद हमारा जो आज अपकमिंग जो हमने शेड्यूल करके रखा है सेकंड सेशन। ठीक है, जनरल अवेयरनेस का एक तो हमारा ऑलरेडी हो चुका है कुजिफा चैनल पे, हमारा सेकंड सेशन इस सेशन के बाद में आपको कंटिन्यूएशन में देखना होगा, सो दैट आपकी अभी टेक्निकल और जनरल अवेयरनेस का ये सेशन कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, साथ ही साथ आपके जैसे जिस तरीके से रीजनिंग के क्लासेस शुरू हो जाएंगे उसी तरीके से आपके तीनों भी चैप्टर्स आपके अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग हमारा सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन अ पी एंड एसआई आर रिस्पेक्टिवली। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉस्फोरस और सिलिकॉन में कितने होते हैं, तो वो होते हैं 5 and 4। ओके, दैट इज ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। सिलिकॉन में यहाँ पे हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, 5, और दैट मीन्स जो सिलिकॉन में हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, 4, 4, एंड फॉस्फोरस में हमारे पास, यहाँ पे फर्स्ट फॉस्फोरस था इसलिए हमारा यहाँ पे 5 आएगा, और सिलिकॉन में हमारे पास 4। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 1, 2, 3 and 4, एंड फॉस्फोरस में यहाँ पे 5 यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। बेसिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं हमारे आउटर शेल में, वही किससे एसोसिएटेड रहते हैं, वो रहते हैं हमारे एटम से एसोसिएटेड। ठीक है, और यही जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यही हमारा केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो सिलिकॉन में जो है फर्स्ट इसमें 2 ये रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं फर्स्ट शेल में, सेकंड शेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। इसलिए हम लोग सिलिकॉन को एज ए सेमीकंडक्टर के लिए यूज़ करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और फॉस्फोरस में एटॉमिक नंबर जिसका 15 है, और ये पेंटावैलेंट एलिमेंट है, दैट मीन्स इसमें 5 जो है बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं आउटर मोस्ट शेल में, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सो देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 2। इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज 4, व्हाट इज द सब्सटेंस कॉल्ड। अभी मैंने आपको बताया, अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के अंदर 4 है, तो उस सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे सेमीकंडक्टर। ठीक है, ना तो वो कंडक्टर है ना तो वो इंसुलेटर है, इट इज लाइज बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर एज वेल एज इंसुलेटर। तो ये हमारा सेमीकंडक्टर है। देखिए होता क्या है, 3 तरीके के मटेरियल्स रहते हैं। सबसे पहले तो हमारा कंडक्टर है, देन हमारा सेमीकंडक्टर है। कंडक्टर के अंदर हमारे, देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स कितने रहते हैं, लेस देन, क्वेश्चन अगर ऐसा पूछे तो इसमें रहते हैं लेस देन 4, तो वो रहते हैं हमारा
उसके आउटर मोस्ट शेल में लेस देन 4 रहते हैं तो हमारा कंडक्टर रहता है। अगर हमारा गुड कंडक्टर है तो उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है वो रहता है 1 वैलेंस, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन। इफ इट इज़ अ गुड कंडक्टर देन उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, इट शुड बी 1 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और अगर वो इंसुलेटर है, ठीक है, तो उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की जो वैल्यू रहती है, दैट मीन्स नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन शुड बी मोर देन 4। अगर वो इंसुलेटर है तो इट शुड बी मोर देन 4। और उसमें जो अगर वो प्योर इंसुलेटर है, अगर वो उसकी प्रॉपर्टी अच्छी है, तो उसमें जो इंसुलेटर की जो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट रहता है उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वो होने चाहिए 8। तो ये दो वैल्यूज आप ध्यान में रखिएगा। अगर वो कंडक्टर है तो उसमें अगर 1 है तो वो काफ़ी गुड कंडक्टर माना जाता है। अगर वो लेस देन 4 है तो जाके हम लोग उसको कंडक्टर में हम लोग डिफाइन करते हैं। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास लेस देन 4 है आउटर मोस्ट शेल में, मोर देन 4 है तो हमारे इंसुलेटर के अंदर आता है। और अगर यहाँ पे 4 है, परफेक्टली 4, देन इट हैज़ बीन कंसिडर्ड इन अ सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो ये सेमीकंडक्टर के अंदर आता है। इंसुलेटर एक हमारा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए जाना जाता है, और कंडक्टर हमारा जो कंडक्ट करता है हमारे इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। अगर लेस देन 4 है तो मान लेना वो कंडक्टर है, इन मोर देन 4 है तो वो हमारा इंसुलेटर है। परफेक्ट इंसुलेटर के लिए 8 रहते हैं, परफेक्ट हमारे जो कंडक्टर रहते हैं, एक प्रॉपर अच्छी तरीके से जो कंडक्टर रहता है उसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसमें रहते हैं, ठीक है। ये थे क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ बाकी जानकारी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर इज। हाफ वेव रेक्टिफायर की मैक्सिमम एफिशिएंसी यहाँ पे हमें पूछी गई है। तो एफिशिएंसी को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं, जो रेक्टिफायर के रहते हैं वो हमारा रहता है डीसी आउटपुट पावर टू इनपुट पावर, ठीक है। दैट मीन्स ईटा विल बी इक्वल्स टू पी डी सी, और हम लोग इनपुट कौन सा पावर देते हैं, पी ए सी, ए सी पावर हम लोग इनपुट देते हैं। तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, वी डी सी स्क्वायर अपॉन आर एल अपॉन इनपुट हमारा क्या रहता है, वी स्क्वायर आर एम एस, वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन आर एल, करेक्ट। तो इस केस में जो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए आउटपुट डीसी जो वोल्टेज रहता है, एवरेज वोल्टेज जिसको हम लोग कहते हैं वी डी सी, वो हम लोग कैसे निकालते हैं, वी एम बाय पाई, ओके। और आर एम एस वोल्टेज कितना रहता है हाफ वेव रेक्टिफायर का, वो रहता है वी आर एम एस विल बी इक्वल्स टू वी एम बाय 2, करेक्ट। तो इसमें हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ईटा विल बी इक्वल्स टू वी एम बाय पाई का होल स्क्वायर एंड वी एम बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर ले तो यू विल गेट 40.6%, ठीक है। दैट इज ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस, ओके। और अगर यहाँ पे हाफ वेव की बात की तो हमारे पास 40.6 आया, और अगर फुल वेव की बात की 81.2%, ये ध्यान में रखिएगा डायरेक्टली, ठीक है। इसका फिलहाल तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 40.6 हाफ वेव के लिए, और फुल वेव के लिए 80.2% हमारा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा एफिशिएंसी की बात करते तो, ठीक है। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4। वैरेक्टर डायोड एक्ट एज अ वेरिएबल कैपेसिटर अंडर। वैरेक्टर डायोड जो रहता है कुछ इस तरीके से सिंबल रहता है हमारा, ठीक है। ये वैरेक्टर डायोड हमारा एज अ वेरिएबल कैपेसिटेंस हमारा रिवर्स बायस के अंदर वर्क करता है, ठीक है। दैट मीन्स वैरेक्टर डायोड क्या है, हमारा वेरिएबल कैपेसिटर डायोड है जिसका कैपेसिटेंस जो है हमारा वो वैरी करता है लीनियरली अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड वोल्टेज, जब हमारा वो रिवर्स बायस रहता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विच इज रिवर्स बायस, ओके। जैसे हमारा रिवर्स बायस वोल्टेज इंक्रीज होता है, जो हमारा डिप्लेशन रीजन की जो विड्थ है वो भी हमारे इंक्रीज होती है, और उसके कारण क्या होता है, जो जंक्शन कैपेसिटेंस है, जंक्शन कैपेसिटेंस जो है हमारा डिक्रीज होता है। उसी तरीके से हम लोग उसका वैरेक्टर डायोड का एज अ वेरिएबल कैपेसिटर करके यूज़ करते हैं, और ये इसका हो गया सिंबल, ओके। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। When a silicon transistor bias properly, the VB value of common emitter configuration is about। जब हम लोग सिलिकॉन ट्रांजिस्टर को प्रॉपरली बायस करते हैं, बायस करना मतलब मैंने काफ़ी बार बताया, तो अप्लाइंग प्रॉपर डीसी सिग्नल टू द ट्रांजिस्टर, ठीक है। उसको हम लोग बायसिंग का एज अ सिंपल डेफिनेशन करके ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो बायस जब हम लोग सिलिकॉन ट्रांजिस्टर को करते हैं तो उसका VB का वैल्यू रहता है 0.7 वोल्ट, ओके। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। सिलिकॉन दिया था इसलिए यहाँ पे 0.7 वैल्यू है। अगर यहाँ पे जर्मेनियम का वैल्यू
जर्मेनियम मटेरियल रहता है तो हमारा उसमें 0.3 वोल्ट ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, दोनों भी वैल्यूज आपको ध्यान में रखनी होगी। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर कुछ इस तरीके से हम लोग आपको एमसीक्यूज देखने को मिल सकते हैं। देखिए मैं बता दूं, इस सेशंस के बाद में जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल के हमारे 2 सेशंस हो गए, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का आज का 1 सेशन हो गया। इसके बाद हम लोग कुछ प्रॉपर जो मोल वैल्यू एडेड जो टॉपिक्स रहते हैं, जैसे मशीन्स हो गया आपका, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर्स, इलेक्ट्रिक मशीन, डीसी मशीन और बाकी जो पावर सिस्टम, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इसके हम लोग मल्टीपल सेशंस प्रोवाइड करेंगे। 5 से 6 सेशन हमारे एक मशीन्स के ऊपर, 5 से 6 सेशन आपके जनरेशन के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक, इस तरीके से आपके मल्टीपल एमसीक्यूज की प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, ये तो हमारे जो इंट्रोडक्टरी क्लास, बेसिक क्लासेस थे, इसलिए हमने इसमें 20 क्वेश्चंस कवर करा है। ठीक है, आप चिंता मत करिएगा, मैं आपको जितना मैक्सिमम हो सके उतना मैक्सिमम आपकी एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करा दो। देखिए 30 एमसीक्यू अगर हम लोग एक सेशन में डिस्कस करते हैं तो उसके अराउंड में आपको 60 एमसीक्यूज़ के मिनिमम मैं आपको कॉन्सेप्ट बता के जाता हूँ, और वो काफ़ी बार उसी में से वैल्यूज़ आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 6। नेम द सर्किट यूज टू ऐड द डीसी कंपोनेंट टू अ एसी सिग्नल सो दैट इट्स पॉजिटिव पीक कोइंसाइड विद जीरो विदाउट चेंजिंग द वेव शेप। हमें इस तरीके से सर्किट का नाम बताना होगा जिसमें हम लोग डीसी कंपोनेंट ऐड कर सकेंगे एसी सिग्नल के अंदर, सो दैट उसकी जो पॉजिटिव पीक है वो हमारी जीरो के साथ कोइंसाइड कर सके। ओके, ये हमें यहाँ पे पूछा गया है, और विदाउट हम लोग उसका वेव शेप चेंज करे बिना। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्लैम्पर ये सर्किट यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 क्लैम्पर्स रहते हैं, एक तो रहता है हमारा पॉजिटिव और एक तो हमारा नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव क्लैम्पर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो वो मान लो हमारा एक सिग्नल है। क्लैम्पर किस तरीके से वर्क करता है, ये हो गया हमारा इनपुट सिग्नल। ठीक है, वीएम ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया -VM। ठीक है, ये 0 हो गया, ये हो गया टाइम हमारा। तो पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट क्या करता है हमारा, ठीक है, ये तो मान लो यहाँ पे हमने इनपुट दे दिया सप्लाई, यहाँ पे हमारा कैपेसिटर रहता है, यहाँ पे डायोड का पोजीशन कुछ इस तरीके से रहता है, और ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, और यहाँ पे हमने निकाल लिया इसका आउटपुट। ठीक है, ये तो हो गया। और आउटपुट में वेवफॉर्म किस तरीके से आती है, ये कुछ इस तरीके से आती है। ये हमारा टाइम फ्रेम हो गया, टाइम रेफरेंस हो गया, ट्वाइस VM पे जाता है, और यहाँ से हमारा शुरू होता है। ठीक है, इसने क्या किया, हमने क्या किया, इसके अंदर डीसी कंपोनेंट को ऐड किया है इस एसी सिग्नल की। ये जो एसी सिग्नल था इसमें हमने शिफ्ट कर दी लाइन। ठीक है, ये तो हो गया हमारा 0 से। यहाँ पे आप देख सकते हैं VM था यहाँ पे, और VM, और ये ट्वाइस VM हो गया। ठीक है, यहाँ पे VM और ये ट्वाइस VM, ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव क्लैम्पर। इसी तरीके से अगर आपको नेगेटिव क्लैम्पर का सर्किट ध्यान में रखना होगा तो आई रेफरेंसेस, तो यहाँ पे जो डायोड का जो पोजीशन है वो ये कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो जाता है। ओके, और इसका जो आउटपुट वेव फॉर्म रहता है सेम जैसे यहाँ पे पॉजिटिव में, यहाँ पे पॉजिटिव पोर्शन में शिफ्ट हुआ है, उसी तरीके से जो नेगेटिव क्लैम्पर की बात करें, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से शिफ्ट होता है। ठीक है, आई हैव टू इरेज दिस थिंग। ओके, ये हम लोग ये लाइन यहाँ पे टाइम एक्सेस यहाँ पे लिखा लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा VM और -2 VM यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आउटपुट आता है। करेक्ट, आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे जो हमारा 0 और VM पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक यहाँ पे इक्वल है। तो इस केस में हमारा जो शिफ्ट हो गया, देखिए डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया नेगेटिव क्लैम्पर के अंदर। यही हमारा क्लैम्पर का बेसिकली वर्क होता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था। नेम द सर्किट यूज टू ऐड डीसी कंपोनेंट टू एसी सिग्नल। हमने इसमें से डीसी कंपोनेंट ऐड कर दिया। डीसी कंपोनेंट कितना हुआ, +VM, यहाँ पे हमने -VM यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने +VM ऐड कर दिया, तो हमारा जो शिफ्ट हो चुका है वेव फॉर्म विदाउट चेंजिंग इट्स वेव शेप। जो वेव शेप यहाँ इस तरीके से था, सेम वेव शेप हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो आई होप इसका करेक्ट आंसर समझ में आएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। बेसिकली चॉपर ये क्या सर्किट है हमारा, इट इज सर्किट इन विच अ वेरिएबल डीसी वोल्टेज ऑब्टेन फ्रॉम अ कांस्टेंट डीसी वोल्टेज सोर्स। वो हमारा चॉपर सर्किट काम करता है। ठीक है, चॉपर सर्किट ये इसका इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफिकेशन करता है, AC टू DC करके हमारा काम करता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। An LED with a cut-in voltage of 1.8 volt is connected to a 12 volt supply with an 1 kilo ohms resistors. Assume that LED is glowing. Calculate the current through the LED. एक हमारा LED है जिसका कट इन वोल्टेज है 1.8 वोल्ट। वो हमने 12 वोल्ट को कनेक्ट कर दिया, और उसका जो रजिस्टर है वो हमारा है 1 किलो ओहम्स का। ओके, इस केस में हमारा करंट कितना होगा वो फाइंड आउट करना होगा। तो LED कब हमारा ग्लो करता है, LED का सिंबल का किस तरीके से,
ये तो हो गया हमारा एलईडी का, यहाँ पे 2 एरोज रहता है, ये तो हो गया हमारा सिंबल, करेक्ट। तो यहाँ पे कुछ सर्किट जिस तरीके से यहाँ मैंने स्टेटमेंट में बोला है, हम लोग सर्किट को ड्रॉ कर लेते हैं। ये तो हो गया यहाँ पे रजिस्टर, ये तो फॉरवर्ड बायस में हमारा एलईडी हो गया, ओके। यहाँ पे कितना वोल्ट है, 12 वोल्ट सप्लाई, और यहाँ पे 1 किलो ओम का रजिस्टर है, करेक्ट। चेंज द कलर। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारा कट इन वोल्टेज जो है मिनिमम वोल्टेज रहता है हमारा, जो कि स्विच ऑन करने के लिए एलईडी को रिक्वायर्ड रहता है। कट इन वोल्टेज क्या है, बेसिकली हमारा इतना मिनिमम वोल्टेज होना चाहिए सो दैट हम लोग उसको स्विच ऑन कर पाए, ठीक है। तो करंट अगर हमें फाइंड आउट करना होगा इसमें से, तो हम लोग क्या करेंगे, एलईडी को वोल्टेज सोर्स के साथ में रिप्लेस करेंगे, तो विथ इक्वल कट इन वोल्टेज, दैट मीन्स हम लोग इसको यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा। सो आई हैव टू इरेज दिस, ओके। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे वोल्टेज सोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, 1.8 वोल्ट का, करेक्ट। तो हम लोग यहाँ से इस इक्वेशन में, इस लूप में हम लोग केवीएल निकाल लेते, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, 12 माइनस आई, इसमें से अगर आई करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है, आई इंटू 1K माइनस 1.8 इज इक्वल टू 0, 1K का दैट मीन्स जो रजिस्टर यहाँ पे कनेक्टेड है इस केस में, ठीक है। तो 10.8 इक्वल्स टू 1 इंटू 1K हो जाएगा, ठीक है। तो आई दैट मीन्स आई का जो वैल्यू आ जाएगा इसमें करंट, वो आ जाएगा हमारा 10.8 अपॉन 1000, ओके। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 10.8 मिली एम्पियर्स, ओके। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, इट शुड बी 10.8 मिली एम्पियर्स। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। जो हमारा करंट आया था हमारा 10.8 अपॉन 1000, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर ले तो 10.8 मिली एम्पियर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। जब हमारा फॉरवर्ड बायस एलईडी रहता है तो हम लोग उसको रिप्लेस कर पाएंगे एज अ वोल्टेज सोर्स, जिसका हमारा उसका कट इन वोल्टेज रहता है, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, which of the impurity is to be added with to a pure semiconductor to get an p type of semiconductor। ये 100% एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके ऊपर एक तो एन टाइप में या फिर पी टाइप में एक सेमीकंडक्टर की इम्प्योरिटी पूछी जाती है। तो इसमें से 100% मैं आपको बता दूँ कौन सी इम्प्योरिटी टाइप ऐड करनी रहती है और किस तरीके से वेरिएशंस रहते हैं, मैं भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया विच टाइप ऑफ इम्प्योरिटी इज टू बी एडेड टू अ प्योर सेमीकंडक्टर टू गेट एन पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को हमें ऑब्टेन करने के लिए कौन सी इम्प्योरिटी ऐड करनी रहती है। तो इस केस में हमारे पास ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी हम लोग उसको ऐड करते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी रहती है और ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी रहती है। जो डोपिंग हम लोग करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, जिससे हमारा वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाती है। अगर हमें एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनाना होगा तो हमें डोनर टाइप या फिर हम लोग उसको कहेंगे पेंटावैलेंट, ठीक है। एन टाइप यहाँ पे आप एक बार रिकॉल करके भी देखें तो पेंटावैलेंट एन टाइप, इस तरीके से आप यहाँ पे इसको ध्यान सकते हो। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एन टाइप में हम लोग ऑब्टेन करने के लिए ऐड करते हैं, जो कि हो रहती है हमारी डोनर टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज़। ट्राईवैलेंट में हमारी कौन सी है, पी टाइप ऑफ एक्सेप्टर टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज़ है। डोनर टाइप में आर्सेनिक फास्फोरस एंटीमनी, ये 100% आपको अभी मैं बता दूं ध्यान से इसको पढ़ेगा। आर्सेनिक फास्फोरस एंटीमनी डोनर टाइप ऑफ इम्प्योरिटी है, जिसको हम लोग कहते हैं पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, और ये एन टाइप में आता है। ट्राईवैलेंट में बोरॉन, गैलियम, इंडियम एंड एल्यूमिनियम, ये हमारे एक्सेप्टर टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज़ है, ठीक है। एक्सेप्टर टाइप ऑफ इम्प्योरिटी में क्या होता है, एक होल की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। और डोनर टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज़ में क्या रहता है, ये हमारा रिलीज करता है, इट कंट्रीब्यूट्स द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। पेंटावैलेंट 5, ठीक है। तो 4, जैसे सिलिकॉन के लिए हमें 4 आउटर मोस्ट में ये रहते हैं, समझ लो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो उसके हम लोग पेंटा दैट मीन्स हम लोग 5 ऐड करते हैं, तो आउटर मोस्ट मैक्सिमम 8 ही रहते हैं। तो यहाँ पे 8 + 1, तो ये जो 1 है हमारा यहाँ पे, तो ये एज अ डोनर करके काम करता है, किसी और को देता है, ठीक है। एक्सेप्टर में हमारे ट्राईवैलेंट, ट्राई में अगर हमारे पास सिलिकॉन में मान लो यहाँ पे 4 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम लोग उसमें 3 ऐड करेंगे ट्राईवैलेंट में, तो +3, तो हमारे पास डिफिशियंसी हो जाएगी 7, तो एक आउटर मोस्ट कंप्लीट होने के लिए एक रिक्वायरमेंट जाएगी, तो उस केस में हमारे पास होल का क्रिएशन हो जाएगा, ठीक है। उस केस में हमारे पास एक होल की रिक्वायरमेंट हो जाएगी, एक होल क्रिएट हो जाएगा। एक्सेप्टेबल इम्प्योरिटी क्रिएट्स अ होल, जहाँ पे पे लिखा है, ठीक है। ये चार्ट आपको 100% 1 मार्क यहाँ पे दिलाएगा, ठीक है। हर एक एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछ रहा था बेसिकली। ये तो आजकल एग्जामिनर जो मटेरियल्स है, कौन से पेंटावैलेंट है, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी है, इसका ही आपको क्वेश्चन काफ़ी बार वो पूछ लेते हैं, तो आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। आर्सेनिक फास्फोरस एंटीमनी एन टाइप में आता है, बोरॉन, गैलियम, इंडियम एंड एल्यूमिनियम ये हमारे पी टाइप में आते हैं, ठीक है। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 9। रेक्टिफायर कंडक्ट्स। रेक्टिफायर कब हमारा कंडक्ट होता है,
इट कंडक्ट्स एन अल्टरनेटिंग करंट इन अ वन डायरेक्शन। आपको पता है अल्टरनेटिंग करंट हमारा एक ही डायरेक्शन में हमारा रेक्टिफायर वर्क करता है। प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग यूनिडायरेक्शनल करंट एंड वोल्टेज फ्रॉम अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज, जिसको हम लोग कहते हैं रेक्टिफिकेशन। तो हमारा अल्टरनेटिंग करंट हमारे वन डायरेक्शन में कंडक्ट करता है रेक्टिफायर। और बेसिकली जो रेक्टिफायर रहता है हमारे पल्सेटिंग डीसी सिग्नल आउटपुट हमें मिलने के लिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं। अगर ये मान लो एसी सिग्नल आउटपुट में इनपुट में अगर आप दे रहे हो तो आउटपुट में कुछ पल्सेटिंग डीसी आते हैं। इसको फिल्टर आउट करने के लिए हम लोग फिल्टर सर्किट लगाते हैं, ठीक है, जो कि कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स का कॉम्बिनेशन रहता है, तो सो दैट हम लोग एक नियरली यूनिफॉर्म लोग डीसी सिग्नल ऑब्टेन कर पाते हैं रेक्टिफायर से। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। एन आइडियल रेक्टिफायर शुड हैव अ ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर TUF ऑफ 1। इफ द एक्चुअल TUF इज 3.5 इट शोज दैट। एक आइडियल रेक्टिफायर का ट्रांसफॉर्मेशन यूटिलाइजेशन फैक्टर जो है वो 1 रहता है। अगर उसका TUF जो है ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर अगर 3.5 है तो वो हमें क्या दर्शाता है, ये हमारा क्वेश्चन का सारांश है, ठीक है। बेसिकली ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या रहता है, वो डिफाइन करते हैं हम लोग रेशियो ऑफ DC पावर आउटपुट टू ट्रांसफार्मर सेकेंडरी VA रेटिंग, सेकेंडरी की VA रेटिंग, ठीक है। और आपको ध्यान में रखना होगा दैट मीन्स TUF का फुल फॉर्म ये क्या हो जाएगा, PDC अपॉन VA इंटू I, ठीक है, सेकेंडरी, या फिर हम लोग VS इंटू IS ऐसे भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। आई इरेज दिस, VS इंटू IS भी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। तो इस केस में हमारे पास ये जो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट रहता है बेसिकली ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन, तो VA रेटिंग जो रहती है उसकी, तो हमारी क्वांटिटेटिव मेजर ही रहता है वो हमारे ट्रांसफार्मर का, कितना VA का हमारा ट्रांसफार्मर, दैट मीन जितना हमारे VA बढ़ते जाएंगे उतना ही हमारा साइज जो है ट्रांसफार्मर का वो बढ़ते जाएगा, ठीक है। साइज ऑफ VA दैट मीन्स जैसे साइज ऑफ ट्रांसफार्मर जो है हमारा वो इंक्रीज होता है जैसे हमारा VA रेटिंग इंक्रीज होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर 3.5 है तो हमें ट्रांसफार्मर रिक्वायर रहेगा 3.5 टाइम्स ऑफ लार्जर एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा B, दैट मीन्स ट्रांसफार्मर मस्ट बी 3.5 इंटू 3.5 टाइम्स हमारे ज़्यादा लगने वाला है एज कम्पेयर टू प्रीवियस, ठीक है, अगर उसका ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर 3.5 है तो, ठीक है। यही हमारे क्वेश्चन का सारांश था, ठीक है। और यहाँ पे अगर टाइप ऑफ रेक्टिफायर है, जैसे अगर हाफ वेव रेक्टिफायर है तो ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर आपको ध्यान में यहाँ पे मैं बता देता हूँ, वो रहता है हमारा 0.2865। अगर सेंटर टैप्ड है तो हमारा रहता है 0.672, ओके। और अगर आपका फुल वेव रेक्टिफायर रहता है तो उसका वैल्यू कितना रहता है 0.8106। ये ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन के जो वैल्यूज़ है ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ओके। तो फिलहाल में इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन B। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। फेज शिफ्ट ऑसिलेटर आर यूज्ड इन। फेज शिफ्ट ऑसिलेटर हम लोग अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज, रेडियो फ्रीक्वेंसी, ऑडियो फ्रीक्वेंसी या वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में किस में हम लोग यूज़ करते हैं, तो हमारे ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में हम लोग उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑप्शन C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेज शिफ्ट ऑसिलेटर और विन ब्रिज ऑसिलेटर जो रहते हैं हमारे ऑडियो फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, और AF रेंज में हम लोग उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और रेडियो फ्रीक्वेंसी की अगर हम लोग बात करते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी के, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें हम लोग हार्टली और इसमें हमारे पास एक कॉलपिट भी आता है, ठीक है। ऑसिलेटर हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। क्रिस्टल ऑसिलेटर जो है हमारे वो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में हम लोग उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। क्रिस्टल ऑसिलेटर हम लोग अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में यूज़ करते हैं, और जो फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है हमारे हम लोग 3 लाख सर्किट से बेसिकली हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर हम लोग ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑप्शन C इसका करेक्ट आंसर था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। A PN junction acts as a bidirectional switch, unidirectional switch, control switch या फिर none of these। तो PN junction acts as a unidirectional switch, ऑप्शन B इसका करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिवर्स बायस PN जंक्शन हैज़ अ रेजिस्टेंस। एक रिवर्स बायस PN जंक्शन, रिवर्स बायस मतलब मान लो यहाँ पे हमारा ये हो गया डायोड और हमने उसको रिवर्स बायस में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये तो हो गया हमारा ये पॉजिटिव नेगेटिव, अभी ये हमारे रिवर्स बायस में कनेक्टेड है, तो इसका जो रेजिस्टेंस रहता है,
ठीक है, उस केस में कितना रहता है, उसका ऑर्डर कितना रहता है, ओम्स में, किलो ओम्स या फिर मेगा ओम्स में रहता है, तो वो मेगा ओम्स में रहता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगर रिवर्स बायस है तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो मेगा ओम्स में रहता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। द मेजॉरिटी कैरियर्स इन अ सेमीकंडक्टर आर प्रोड्यूस्ड बाय। मेजॉरिटी कैरियर्स जो रहते हैं हमारे सेमीकंडक्टर हमें, वो किससे प्रोड्यूस होते हैं, डोपिंग से, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। और माइनॉरिटी कैरियर्स किससे रहते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर से वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। ये दोनों भी इसको ध्यान में रखने का, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैरियर्स। तो ध्यान में रखना होगा, मेजॉरिटी कैरियर्स इन द सेमीकंडक्टर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डोपिंग एंड द माइनॉरिटी कैरियर्स इन द सेमीकंडक्टर आर प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the characteristics of a common collector configuration amplifier with respect to the input and output impedance? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें एक चार्ट भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। What is the characteristics of common collector configuration, common emitter और common base configuration जो हमारे रहते हैं ट्रांजिस्टर्स के, ठीक है, उस केस में हमारे पास इनपुट और आउटपुट इम्पिडेंस से क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो उसमें हाई इनपुट और उसमें हमारा लो आउटपुट इम्पिडेंस रहता है, कॉमन कलेक्टर की बात करते हैं तो, ठीक है, कॉमन कलेक्टर की यहाँ पे देखा, ठीक है, वेरी हाई इनपुट एंड लो आउटपुट इम्पिडेंस यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये चार्ट जो है मैं आपको एज अ पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसकी आप चिंता ना करें, ठीक है। इसका अभी फिलहाल स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर हमारे कॉन्सेक्यूटिव टाइम में, आने वाले टाइम में आपको इसका पीडीएफ में ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। कॉमन बेस, कॉमन इमिटर एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में इसके करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन एंड एप्लीकेशन भी है, ये आपको इस चार्ट से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट है, इससे 3 से 4 क्वेश्चन एक एमसीक्यू के फॉर्म में आपको पूछ जाते हैं और 100% इसकी जो इनपुट इम्पिडेंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और इसके एप्लीकेशंस के ऊपर मेनली। ओके, सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 16। जनरली द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेमीकंडक्टर इज डैश टाइम्स द मोबिलिटी ऑफ होल्स। जनरली मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी जो रहती है हमारे सेमीकंडक्टर के अंदर, वो कितने टाइम्स ज़्यादा रहती है मोबिलिटी ऑफ होल से, तो हमारे 3 टाइम्स रहती है मोबिलिटी ऑफ होल से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। दैट इज इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज अराउंड थ्राइस टाइम्स ऑफ होल मोबिलिटी। The next question is question number 17. In the figure, forward characteristics of a silicon diode is represented by। अगर हमारे पास एक सिलिकॉन डायोड है सिंपल, ठीक है, उस केस में इसकी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ किस तरीके से रहेंगी। यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके पास गिवन है, तो इस केस में हमारा ऑप्शन सी जो है कुछ यहाँ इस तरीके से, यहाँ से जो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो शुरू होते हैं विद रिस्पेक्ट टू करंट एंड वोल्टेज। मैं आपको एक ग्राफ में इसको समझा देता हूँ, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सिलिकॉन डायोड है हमारे पास, जिसका जो फॉरवर्ड वोल्टेज है सिलिकॉन के लिए 0.7 और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट्स है। तो ये कुछ इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स थी, और यहाँ पे रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स आप यहाँ पे देख सकते हो। ब्रेकडाउन वोल्टेज हमारा काफ़ी ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू द फॉरवर्ड वोल्टेज, ठीक है, -50 वोल्ट, जैसे कि हमने आर्बिट्री वैल्यू यहाँ पे अज्यूम कर ली, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम एन एटम इट बिकम्स। जब हमारा इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है एटम से तो वो क्या हो जाता है, कोवैलेंट, पॉजिट्रॉन, मॉलिक्यूल या फिर आयनाइज। तो वो इलेक्ट्रॉन जब भी रिमूव होता है एटम से तब वो एक आयनाइज फॉर्म में फ्री हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। इन पीएन जंक्शन विद अ नो एक्सटर्नल वोल्टेज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द एक्सेप्टर एंड डोनर आयंस इज कॉल्ड। पीएन जंक्शन के अंदर जब हमारे पास कोई एक्सटर्नल वोल्टेज हम लोग उसको अप्लाई नहीं करते, व्हेन वी प्रोवाइड नो बाइसिंग टू इट, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन एक्सेप्टर एंड डोनर आयंस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं एक्सेप्टर और डोनर आयंस में, वो क्या रहती है, वो हमारे बैरियर रहती है, थ्रेशोल्ड रहती है, पीक रहती है, फिर पाथ रहती है। तो उसको हम लोग कहते हैं बैरियर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, पी रीजन और एन रीजन में जो डिप्लेशन रीजन है इसको हम लोग कहते हैं बैरियर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वी विल सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इमोबाइल। इसमें से इलेक्ट्रॉन्स, होल्स, आयन या फिर नन ऑफ दिस इसमें से करेक्ट आंसर होगा। इसमें से क्या इमोबाइल रहते हैं, ठीक है, तो वो रहते हैं हमारे आयंस। आयंस आर द इमोबाइल, ओके। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। तो ये थे हमारे बेसिक 20 क्वेश्चंस ऑन द बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सेशन। अगर आप और चाहते हो कि आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के सेशन के ऊपर मैं एक एमसीक्यू प्रोवाइड करा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हालांकि हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ एंड में सेशन प्रोवाइड करने होने वाले थे। हमारे जो नेक्स्ट कोर सब्जेक्ट है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन से शुरू करने वाले थे, बट अगर आपको कॉन्सिक्यूटिवली इसके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के भी क्वेश्चन के बेस्ट एमसीक्यूज चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, सो दैट मैं आपका नेक्स्ट जो क्लास रहेगा, नेक्स्ट सेशन जो हमारे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर हम लोग ले लेंगे। आपके लिए नेक्स्ट सेशन के लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। अब आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन है, इसका सबसे पहले आपको कमेंट बॉक्स में हमें करेक्ट आंसर आपको मार्क करना होगा। और इसके सेशन के बाद मैं आपको बता दूं, अभी सेशन खत्म नहीं हुआ है, आपको
सिंपली यहाँ पे जो एंड स्क्रीन पे हमारा जो जनरल अवेयरनेस का सेशन है हमारा पार्ट 2, उसको आप क्लिक करके देखना होगा, ठीक है, सो दैट आपकी कंटिन्यूशन में आपके दोनों भी सेशंस आप कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ सेशन आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हमारे नए चैनल कोचिफाई को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो, और अभी जो मैंने सेशन बताया तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसका जो प्रीमियर है अभी हमारा शुरू हो जाएगा, ठीक है, इसको आप क्लिक करके देखिएगा, हमारा नेक्स्ट सेशन है, ठीक है। इस सेशन के आपके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करेगा। सो गाइस, फॉर द नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू एंड हैव अ नाइस डे।